हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक पूरे अच्छी तरीके से जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोगों का चैप्टर 8 रहने वाला है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, और यह क्लास 6 का आखिरी चैप्टर है, क्लास 8 मतलब चैप्टर 8, जो कि भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अगर आपको इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द लर्निंग, वहाँ पर ज्वाइन करिए, आपको इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हम लोग भारत में कैसी जलवायु है, उसकी वनस्पति कैसी है, यहाँ पे किस प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं, ठीक है ना, और दूसरे को इस संबंध के बारे में बताते हैं, सुनते भी हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं और इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि ये सभी कुछ इसमें शामिल है। मतलब हर रोज़ वर्षा, तापमान, सूर्य का विकिरण ये सभी में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तो कभी ठंडा होता है, कभी आसपास के में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मौसमी घटनाएं घटित होती रहती हैं। बहुत दिनों तक मौसम गर्म भी रहता है, तब आपको उन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती जब आप खाने पीने ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। यानी इसमें सिंपल सी बात आपको बताया जा रहा है कि ठंडी हमारा कोई भी मौसम है उसमें चेंजेज होता रहता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठीक है ना, या तो ठंडी हो, हर तरीके के मौसम जो है आपको पसंद आते हैं और उसमें बदलाव होते रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पास बताया है कि भारत में मौसम कितने प्रकार के होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक आपको पता है ठंडी का मौसम रहता है, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। ठीक है, मार्च मई तक पूरा गर्मी वाला मौसम रहता है और जून से लेकर सितंबर तक पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून यानी वर्षा यानी बरसात का मौसम रहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर मानसून के लौटने यानी शरद ऋतु वाला रहता है। यानी भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद। तो जो दिसंबर से फरवरी तक सर्दी, मार्च से लेकर मई तक जो है गर्मी, और जून से लेकर सितंबर तक बरसात, और अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में शरद ऋतु का जो है मौसम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शीत ऋतु, जो ठंडी का मौसम होता है उसको हम शीत ऋतु कहते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय गर्म तथा शुष्क पवनें बहती हैं, जिसको हम लू कहते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये कुछ गेम्स है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम क्या होता है आपको पता है। यह मानसून के आना, जब मानसून प्रवेश करता है, ठीक है, जून में, तो आगे बढ़ने का मौसम, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कहते हैं। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, और पहाड़ से जब ये हवाएं टकराती हैं तो ये जो है यहीं पर वर्षा कराती हैं जब टकराने के बाद। तो ये वो हिस्सा है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। और जब मानसून वापस लौटता है तो उस समय शरद ऋतु आती है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। जलवायु किसे कहते हैं, नोट करिएगा। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के यहाँ मानसून का प्रवेश होता है, मानसून फिर लौटता है तो काफ़ी बारिश होती है।
मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। कैसा शब्द है ये? मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? मौसम। ठीक है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। मतलब ये हमारा भारत है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये ऊपर वाला जो कर्क रेखा मकर रेखा है, तो यहाँ वाला जो हिस्सा होता है उसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और हमारा भारत यहीं पर है। तो हमारे भारत उष्णकटिबंधीय होने का यहाँ पर बहुत सारी वर्षा भी होती है। भारत में कृषि वर्षा पर, मतलब पूरा जो भारत है कृषि पर डिपेंड है, और कृषि के लिए वर्षा चाहिए। ठीक है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा या प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होना। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे ही दिया हुआ है, एक्टिविटी है बच्चों को कराने के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। किसी भी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति या समुद्र से ऊंचाई, मतलब कोई भी स्थान है उसकी जलवायु जो है उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास, कारगिल में बर्फीली ठंड पर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, राजस्थान में हमें मरुस्थल है, खासकर जैसलमेर और बीकानेरी बहुत ही गर्म स्थान माने जाते हैं। और कश्मीर का जो द्रास और कारगिल है, यहाँ बहुत बर्फीली ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम नॉर्मल है, तो वे ना तो अधिक गर्म होती है ना तो अधिक ठंडी होती है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी वाले होते हैं। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपको पता है मेघालय के मासिम राव में होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिम राव में, इसको नोट कर लीजिएगा। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। मतलब क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी जैसलमेर जैसे इलाकों में, जो कि रेगिस्तान के नज़दीक है, रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ वर्षा ही नहीं होती है। ठीक है, अब तो हमने वर्षा को समझा। अब हम लोग जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को समझेंगे और फिर इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीव देखते हैं। हमें हरे भरे घास के मैदान खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी, देखिए जो छोटे पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? झाड़ी। जैसे कैक्टस, फूल वाले इत्यादि। तो छोटे पौधे झाड़ी कहलाते हैं, जिनको कैक्टस इनमें आ जाएंगे, और फूल वाले प्लांट्स आएंगे। इसके अलावा कुछ वृक्ष लंबे होते हैं जिनमें बहुत सारी शाखाएं, पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। कुछ वैसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे नारियल हो गया, घास हो गया। झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति के, जो अपने आप जो है, जैसे झाड़ियाँ वगैरह, घासें वगैरह अपने आप उगाते हैं, उसको प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। क्या आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में होते हुए अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ कैसे पाई जाती हैं? इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ, देखिए हमारे भारत में बहुत अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ इसलिए पाई जाती क्योंकि हमारे भारत के क्लाइमेट जो है एकदम से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से। तो सबसे पहले देखिए भूमि की परत, ये हो गई हमारी भूमि की परत। ठीक है, और इसके 1.5 मीटर से ये अप्रॉक्स इतना भूमि की परत आपको होगी। फिर 5 मीटर पर झाड़ी परत वाले पौधे ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, फिर 20 मीटर पर आपको इस तरीके से तरुण वृक्ष दिखाई देंगे। ठीक है, 40 मीटर के अंतराल में ये वितान क्षेत्र कहलाएगा। और सबसे ऊंचाई वाला जो होता है उसको उद्गामी परत कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई उद्गामी परत की होती है। ठीक है, तो निचला स्तर जिसको भूमि परत कहते हैं 1.5 मीटर, झाड़ी वाला परत 5 मीटर, तरुण वृक्ष 20 मीटर, वितान 40 मीटर और सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर यानी उद्गामी परत। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हम लोग। ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं जो बहुत ही घने आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब देखिए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस हमें सांस लेने के रूप में हमने
वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो है हमें देते हैं, जिनसे हम जो है सांस ले पाते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ों को मिट्टी बांधे रखती है, इस प्रकार के मिट्टी को अपरदन को भी ये रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है। लकड़ी, चारा, बूटी, शहद, गोंद इत्यादि ये सभी प्राप्त होते हैं। वन्य जीव के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों का अंधाधुंध कटाई भी की जा रही है और प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए जो पेड़ को जो है बचा सके। हम लोग को खास आयोजन जैसे महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करना चाहिए और पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए। ये ऐसे नॉर्मल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पेड़ों से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होता है। ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ शहद, फल, गोंद, लाख, वन्य जीव का प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़, फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें मिलती हैं। उसके बाद वन्य प्राणी समझिए फिर से। तो इस प्रकार वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का निवास होते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमियों का जो है यहाँ पे आपको निवास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेर, हाथी और एक सींग वाला गंडा आपको असम में देखने को मिलेगा, जंगलों में घूमते हुए। और हाथी केरला और कर्नाटका में, ऊंट रेगिस्तान वाले इलाकों में, जंगली गधा गुजरात में देखने को मिलेगा और जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भाली हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये सभी जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की ऐसी भी प्रचुरता है जो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये ऐसा नॉर्मल दिया हुआ है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा और कुरैत जो है प्रमुख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वनों के काटने तथा जानवर के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियों तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षण क्षेत्र, सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी इसको शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र स्थिति बता सकते हैं? तो ये सब नॉर्मल दिया हुआ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में अलग अलग प्रकार के, एक ही जंगल में अलग अलग प्रकार के प्रजाति जो है पाए जाते हैं। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने में जागरूकता प्राप्त हो सके, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पास, प्रवासी पक्षी क्या होता है। कुछ पक्षी पिनटेल, बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंक्ट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में ये हमारे देश आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर दूरी तय करके ये भारत में आते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो वो प्रवासी पक्षी वो कहलाते हैं जो दूसरे देश से थोड़े समय के लिए हमारे भारत में आते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये जो आखिरी चैप्टर बहुत ही ईजी था। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको समझनी है, अदरवाइज इसमें कुछ था ही नहीं। इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आप जा कर के पूरा इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का हम लोग का आज से क्लास 6 की NCERT के जितने भी चैप्टर्स थे हम लोगों ने कवर कर लिया। क्लास 6 का पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 की NCERT स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द और आप लोग क्लास 6 के NCERT का पूरा शॉर्ट नोट्स बनाएं। पूरे शॉर्ट नोट्स अपलोड भी हैं टेलीग्राम चैनल पर और अच्छे से उसको कवर करें, ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और क्लास 6 के एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।